में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। राजधानी कोलकाता समेत 6 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और इस चरण में 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज होने वाले मतदान से ये तय होगा कि क्या टीएमसी दक्षिण बंगाल के अपने गढ़ को बरकरार रख पाती है या फिर भाजपा इसमें सेंध लगाकर सत्ता तक पहुंचने में सफल हो पाती है। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान में इस बात की परीक्षा हुई कि उत्तर बंगाल और आसपास के जिलों में बीजेपी अपनी पारंपरिक बढ़त को बरकरार रख सकी है या फिर नहीं। और अब दूसरे चरण में टीएमसी के गढ़ कोलकाता, हावड़ा, उत्तर दक्षिण 24 परगना, नदिया, हुगली और पूर्वी वर्तमान के मुकाबलों पर नजर है। दूसरे चरण की बात की जाए तो जिन 142 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से टीएमसी ने पिछले चुनाव यानी कि 2021 में 123 सीटें जीती थी, बीजेपी ने सिर्फ 18 जीती थी और आईएसएफ ने 1 सीट हासिल की थी। टीएमसी के लिए इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिसमें उसके लगातार चौथी बार सत्ता में आने का रास्ता भी साफ हो पाएगा। इस व्यापक मुकाबले के बीच भवानीपुर सीट प्रतिष्ठा का केंद्र बनी हुई है, हॉट सीट बनी हुई है। इसे नंदीग्राम की तरह ही देखा जा रहा है, जहां 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। अब 5 साल बाद ये सियासी जंग टीएमसी प्रमुख के गढ़ तक पहुंच गई है। टीएमसी के लिए भवानीपुर सीट बचाए रखना ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ को बनाए रखने और प्रतिष्ठा का सवाल है। वहीं भाजपा के लिए इस पूरे किले को ढहने का मतलब बंगाल की सबसे शक्तिशाली नेता के अजय होने के मिथक को तोड़ना होगा। पीएम मोदी और अमित शाह ने भी रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। और ज्यादा जानकारी के साथ समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। सुधांशु जी, आज आखिरी मौका है एक तरह से, मौका तो नहीं कहें क्योंकि प्रचार प्रसार तो थम गया है, लेकिन जो वोटर्स हैं वो अपने मत का आज प्रयोग कर रहे हैं और ये तय हो जाएगा कि आखिरकार किसके सर पे ताज सजने वाला है पश्चिम बंगाल का। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, दूसरा चरण है और 142 सीटों के ऊपर मतदान शुरू हो चुका है और शुरुआती अगर हम रुझान देखें तो मतदान केंद्रों पर जो है वो अभी से कतारें लगनी शुरू हो गई है। यानी कि जो पहले फेज का पोलिंग ट्रेंड था वो ट्रेंड दूसरे फेज में भी कैरी कर रहा है। जिस तरह से पहले फेज के अंदर 92% से ज्यादा वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई और उसने मतदान के कई रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए। अप्रत्याशित रूप से जो मतदान हुआ उसको लेकर टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो राजनीतिक दल वो बंगाल के अंदर जो शिरकत कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए अपने अपने मायने जो है वो खड़े कर गया कि आखिर ये इतनी बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में हुई। क्या जो वोटिंग है, जो 92% से ज्यादा वोटिंग है, क्या वो टीएमसी के पक्ष में हुई कि जो लोगों को ये बताने में कामयाब रही कि एसआईआर के माध्यम से आपके मताधिकार को कम किया गया, या भारतीय जनता पार्टी बताने में कामयाब रही कि जो बदलाव अब बंगाल की जनता चाहती है वो तस्वीर साकार होने जा रही है। ठीक उसी तरह से दूसरे चरण में जो जिस तरह से हम रुझान देख रहे हैं, उन रुझानों को अगर हम एक लाइन के अंदर अगर इसको अगर विश्लेषण करें तो ये कह सकते हैं कि बदलाव या बदला की राजनीति का आज जो है वो अंतिम मतदान होने जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक कर पश्चिम बंगाल में बदलाव की जो एक बयार लाने की कोशिश करी, जो एक नई तस्वीर उन्होंने बंगाल के नागरिकों को दिखाने की कोशिश करी कि अब जो बंगाल की तस्वीर होगी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाते हैं तो उसके अंदर कई चटक रंग होंगे और उन सब बदरंगों को इस तस्वीर से दूर कर दिया जाएगा कि जो ममता राज के अंदर आप लोगों को देखने पड़े। और सुधांशु जी, ममता राज की आपने बात की, लेकिन सेकंड फेज का जो चुनाव है उसमें अगर हम 2021 की बात करते हैं तो 123 टीएमसी के पास सीटें आई थी, लेकिन भवानीपुर सीट का लगातार जिक्र हो रहा है, हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि ममता बनर्जी की है और साफ तौर पर इस बार उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी है सामने। देखिए, ममता बनर्जी चूंकि टीएमसी की मुखिया है और वो जिस सीट पर भी चुनाव लड़ेंगी वो ऑटोमेटिकली हॉट सीट हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी के माध्यम से उनको घेरने की कोशिश करी। देखिए, जिस तरह से सिंगूर और नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने अपना आप को पश्चिम बंगाल में खड़ा किया और लेफ्ट के शासन को जड़ से उखाड़ के फेंका, तो ममता बनर्जी ने जो एक ओरा अपना वहां पर बंगाल में क्रिएट किया, उसको
तोड़ना बहुत आसान नहीं है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन और केंद्र सरकार के न जाने कितने मंत्री आरोप भी लग रहे हैं। टीएमसी आरोप लगा रही है कि पूरी केंद्र सरकार बंगाल में बैठी है और हमको जो है वो मतलब हमको चारों तरफ से घेर के और हमारे वोटर्स को जो है वो खत्म करिए। अभी अभी सूचना आई है कि सिंगूर के अंदर जो है तो वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने थाने को घेर लिया है। वो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और लोकल पुलिस जो है वो टीएमसी के मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रही है। तो इस तरह की जो घेराबंदी हुई है तो कहीं ना कहीं पहली बार ममता बनर्जी को ये तो एहसास हो गया है कि इस बार का चुनाव उतना आसान नहीं है कि जितना वो पूर्व के अंदर चुनाव लड़ चुकी हैं। आप देखिए कि जिस तरह से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथ में ले रखी है, जिस तरह से अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ले रखी है। दो दिन से प्रधानमंत्री खुद जो नीरज साहब का स्टेट है सिक्किम उसमें डेरा डाले हुए थे, वहाँ फुटबॉल खेल रहे थे। तो फुटबॉल खेलने का मंतव्य कोई पर्यटन नहीं है, लेकिन अगर चूंकि आप बंगाल के लगते हुए राज्य के अंदर अगर प्रधानमंत्री की मौजूदगी होती है तो मीडिया की सुर्खियों में प्रधानमंत्री रहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री का मैसेज इनडायरेक्ट वे के अंदर बंगाल में रेगुलर जा रहा है। आज सुबह आप देखिए कि स्वयं प्रधानमंत्री और अमित शाह ने ट्वीट कर दिया है। अमित शाह ने कहा है कि सोनार बांग्ला का सपना साकार करना तो घर से निकलिए और प्रचंड बहुमत करिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की इज्जत जो है इस समय पूरी तरह से दांव पे लगी हुई है। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसका शक्तिशाली संगठन और उसके ठीक सामने ममता बनर्जी एक अकेली जो महिला है वो इन सब चीजों का मुकाबला कर रही है। अभी तक की जो स्थिति है, आज शाम को 5 बजे जब मतदान खत्म हो जाएगा, एग्जिट पोल आएंगे, एक जो पूर्व अनुमान है वो हम सबको जो है वो और सुधांशु नजर जी आएगा। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि हम एसआईआर की लगातार बात कर रहे थे और एसआईआर के बाद जो वोटिंग परसेंट की हम बात कर रहे हैं, क्या जो पहले फेज में वोटिंग हुई 93.17 या 19% वोटिंग हुई और अभी जो वोटिंग होगी सेकंड फेज की 5 बजे तक ही साफ हो जाएगा कितना परसेंट आज वोट डला है। इसके लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या रिजल्ट से पहले ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये क्या कुछ होने वाला है, क्या समीकरण बैठने वाले हैं वोटिंग परसेंट से अगर जोड़ के देखा जाए तो? पहले फेज के अंदर 92.8% मतदान हुआ जो रिकॉर्ड है, और अभी जो वहां पर मतदान केंद्रों के ऊपर अभी से भीड़ लगनी शुरू हो गई है। तो ये बात तय है कि इस फेज में भी मतदान बम्पर होगा। अब चूंकि अगर राजनीतिक रूप से विश्लेषण करें तो आमतौर पर देखा जाता है कि अगर मतदान ज्यादा होता है, मतदान का प्रतिशत अगर ज्यादा होता है तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पोलिंग होती है, यानी कि सत्ता विरोधी लहर कहीं ना कहीं हावी हुई है और उसके खिलाफ मतदान हुआ है। लेकिन बंगाल के अंदर इस समय परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी बदलाव के लिए जो है वहाँ अपनी रणनीति बनाए हुए है, लेकिन ममता बनर्जी एफआईआर को जो है वो मुद्दा बनाए हुए है। और अभी आप देखिए कि सेकंड फेज के अंदर 142 सीटों पर मतदान होना है, उसमें 39 लाख मतदाताओं ने ट्रिब्यूनल के पास आवेदन लगा रखा है कि हमें मतदान का अधिकार दिया जाए, लेकिन कल रात तक महज 1400 समथिंग लोगों को ही जो है वो मतदान का अधिकार दिया गया, यानी कि 39 लाख लोग जो है सेकंड फेज में मतदान से वंचित रहे। कारण कुछ भी हो, लेकिन टीएमसी इस चीज को जनता को बता रही है कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका जो मतदान का अधिकार है वो आपसे छीन लिया है। तो ये जो दो चीजें हैं वो आने वाले समय में बताएंगी कि जो एक्सेस जो मतदान हो रहा है क्या वो एफआईआर के खिलाफ है या फिर बदलाव की बयार का इस मतदान पे असर हो रहा है। और सुधांशु जी, एक और बात सामने निकल के आ रही है, जो सीआरपीएफ है उसकी नियुक्ति भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनी हुई है। और दूसरी चीज़ ये कि आज कई जगह मैं भी पढ़ रही थी कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, उनका ये कहना है ग्राउंड पे कि विकास भी बहुत बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में।
देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, चुनाव शांतिपूर्ण हो, ये चुनाव आयोग भी चाहता है, देश की सारी एजेंसियां भी चाहती हैं। अगर पूर्व चुनावों का हम जो है आकलन करें तो पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर हमेशा हिंसा हुई है, बंगाल में भी जबरदस्त हिंसा हुई है। लेकिन इस बार पहले फेज में करीब 2,40,000 से ज्यादा केंद्रीय फोर्स जो है वो तैनात हुई। तो मतदान में इतनी गड़बड़ियां नहीं हुई कि जितनी पूर्व में होती थी, या हिंसा का प्रतिशत काफी कम रहा। और इसी कारण शायद जो है सेकंड फेज में करीब 2,50,000 के केंद्रीय सुरक्षा कर्मी इस समय जो है वो मतदान केंद्रों पर तैनात है। और करीब 3 लेयर की जो है सुरक्षा व्यवस्था है। एक जो है मतदाता, उसको 3 लेयर में जो है वो अपनी चेकिंग करानी होगी और उसके बाद वो अपना मतदान कर सकेगा। तो टीएमसी इसको भी मुद्दा बना रही है कि जो राज्य के जो सुरक्षा कर्मी है उन पर विश्वास नहीं करके चुनाव आयोग ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों को उतारा है और एक वो भय का माहौल जो है वो पैदा कर रहे हैं। इस बार देखिए, थोड़ा सा एक ट्रेंड चेंज हुआ। आमतौर पर पहले मतदान केंद्रों के बाहर जो वो हमले होते थे या उपद्रव होते थे या लूटपाट होती थी, लेकिन इस बार जो उम्मीदवार है उनको निशाना बनाया जा रहा है। हमने पहले फेज में देखा कि कई उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। आमतौर पर बंगाल का ट्रेंड होता है कि चुनाव के बाद दुश्मनियां निकाली जाती हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से उम्मीदवारों पर हमले हो रहे हैं तो वो भी एक जो है सोचने की बात है कि इतनी सुरक्षा बल तैनात होने के बावजूद जो है उम्मीदवार निशाना क्यों बन रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुधांशु जी जानकारी देने के लिए आपका।